What is up, bros? This is Jay back with another video and a very happy new year to all of you. I know it's been a very long time. मैं घूमने निकला हुआ था और मैं कुछ दिन घूमने का गया हूँ. पीछे से ध्रुव चपाती भाई ने कंट्रोवर्सी की चपातियां बेल दी हैं. तो धुरंधर मूवी के अगेंस्ट वो लगातार प्रचार कर ही रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से वो बहुत ही वायलेंट मूवी है जो कि अननेसेसरी गोर वायलेंस प्रमोट करती है और एक प्रोपेगेंडा फैलाती है. इसी के ऊपर उन्होंने एक वीडियो बनाई अपने एक्स अकाउंट पे एक पोस्ट डालने के बाद कि भाई मेरी इस वीडियो के बाद धुरंधर खत्म हो जाएगी. और उसके बाद जब इनकी वीडियो आई है तो सारी दुनिया इनको ट्रोल कर रही है क्योंकि लॉजिक तो इनकी वीडियो में दूर दूर तक है नहीं. तो आओ इसी के ऊपर आज बात करेंगे. एंड आई हैव picked this video from the Sham Sharma show. It's called Dhruv Rathi Ultimate Meltdown, getting roasted by his own fans. भाई मैंने सोचा चलिए कोई और टॉपिक देखते हैं इस वीडियो के लिए, लेकिन क्या करें, ये टॉपिक हमको ही नहीं छोड़ता क्योंकि देखिए धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कहर ढा रही है. ऑलरेडी 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड ये फिल्म कमा चुकी है. ये फिल्म 1000 करोड़ तक बढ़ रही है भारत का 2025 का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर बनने के लिए. लेकिन तभी इस फिल्म की कहानी खत्म होने के कगार पे आ गई. हमारे देश के सबसे अनबायस्ड It takes one YouTube video to destroy a 300 crore propaganda film, and I guarantee you that the meltdown after this video will be so bad. They're not ready for this releasing. Actually जिसका meltdown हुआ वो ध्रुव भाई थे क्योंकि वो अब comments जो हैं वो apparently review only में डाल चुके हैं. अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो एटलीस्ट 7 दिन से उनके तो आप कमेंट नहीं कर सकते, और अगर कमेंट करते भी हो तो अनलेस ध्रुव भाई उसको रिव्यू कर देते हैं और उसको अलाउ कर देते हैं अपने चैनल पे विजिबल होने के लिए तो आपका कमेंट उनके चैनल पे दिखेगा ही नहीं. ऑब्वियसली वो रिव्यू करके अलाउ उन्हीं कमेंट्स को कर रहे हैं जो उनके हित में है. ने कहा कि वो एक वीडियो में धुरंधर फिल्म को खत्म कर देंगे. पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई साहब ने फिल्म के 800 करोड़ बन जाने तक वेट किया, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. थोड़ा पहले आ जाते, लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने निकाली अपनी मैग्नम ओपस वीडियो धुरंधर को एक स्टूपिड मूवी कहते हुए. अब भाई साहब इस फिल्म को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन फिल्म तो उनके वीडियो के निकलने के बाद और भी अच्छा बिजनेस करने लगी. बाहुबली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड था जब उस फिल्म ने डे 16 पर 36 करोड़ कमाए थे. उस रिकॉर्ड को इनके वीडियो निकलने के बाद धुरंधर ने तोड़ दिया जब डे 16 पे उसने 38 करोड़ रुपीस कमाए. और ध्रुव राठी से ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव आदमी इस दुनिया में नहीं है भाई. मैं कह रहा हूँ ये आदमी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है. ये जिस पार्टी के लिए बोलता है वो हार जाती है, जिसके अगेंस्ट बोलता है वो सारे इलेक्शन जीत जाती है. ये भाई जिस फेस्टिवल के अगेंस्ट बोलता है उसको और भी ज्यादा लोग मनाने लग जाते हैं. ये पॉल्यूशन के अगेंस्ट बोलता है, लोग सारे पॉल्यूशन बढ़ाने में जुट जाते हैं. और अब ये मूवी रिव्यूज कर रहा है, जिस मूवी को एक खराब बोल रहा है वो ब्लॉकबस्टर हो रही है भाई. दुग्गल मियां के ऑडियंस ने उनके ऊपर ही ऑपरेशन सिंदूर चला दिया. लोग कह रहे हैं इफ ऑडियंस What was that भाई? दुग्गल मियां के ऑडियंस ने उनके ऊपर ही ऑपरेशन सिंदूर चला दिया. लोग कह रहे हैं इफ ऑडियंस से मरवाना हैड अ फेस. कमेंट सेक्शन में बवंडर हो रखा है. लोग कह रहे हैं कि ऐसा वीडियो देखने के बाद तो मैं फिर देखने जाऊंगा धुरंधर. लोग कह रहे हैं बहुत दर्द हुआ है बेचारे को बोलने दे. कीड़ा सिर्फ दांत में नहीं होता गाइस. हालत ऐसी हो गई है कि हमारे डेमोक्रेसी के धुरंधर, कॉन्स्टिट्यूशन के क्रूसेडर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के फिदाईन ने तो अपने वीडियो के कमेंट्स ही रिस्ट्रिक्ट कर दिए. Exactly, restricted comment section. This guy preaches for freedom of speech all the time. और इस भाई का सबसे बड़ा डर ये है कि भाई करंट सरकार जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है भाइयों. आप लोग की फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है भाइयों. और जब अपने ऊपर बात आ जाती है और इनको खुद को डिसएग्रीमेंट झेलना पड़ता है, लोगों से नेगेटिव कमेंट झेलने पड़ते हैं, तो भाई ये है इनका एटीट्यूड. बहुत बढ़िया. कि जो अनफेवरेबल कमेंट्स आ रहे थे वो डिलीट भी कर दिए इन्होंने. इनफैक्ट इनकी खुद की ऑडियंस ये नोटिस करके बोल रही है कि भैया थैनोस लगता है कमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करके फ्रीडम ऑफ स्पीच का चैंपियन बनेगा ये जोकर. थैनोस इज मेकिंग कमेंट्स डिसअपीयर गायब कर रहा है. तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे फ्री स्पीच के क्रूसेडर दुग्गल मियां ने एक ऐसा वीडियो निकाला जिससे फाइनली इनका दिमाग पूरी तरह से हिल गया. कैसे इनको अपने ही फैंस और व्यूअर्स ने रोस्ट कर दिया. शायद इनके करियर के सबसे डम वीडियोस में से एक है. और कैसे ये इंसान पीक अहंकार तक पहुंच चुका है. और इतना ह्यूब्रिस, इतना अहंकार किसी भी इंसान के लिए अच्छा साइन नहीं होता है. ठीक है आपकी अच्छी फॉलोइंग है यूट्यूब पे, उसका मतलब ये नहीं कि पागल ही हो जाओ आप. मतलब ये तो अहंकार बोल रहा है आपका. आप ट्वीट कर रहे हो कि आई विल डिस्ट्रॉय द फिल्म. आप हो कौन? Yes, exactly. कोई कहे मैं एक्सपोज कर दूंगा मूवी को, भाई तुम लोग उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे जिससे मैं देख रहा हूँ. ये एक्चुअली बहुत डेंजरस है मूवी और मैं अपनी बात समझाने के लिए इस पे एक वीडियो बनाऊंगा. नहीं भाई, मेरी वीडियो से तो मूवी खत्म. वाह भाई साहब वाह, बहुत ही आपने जो है एजुकेटेड बात करी है.
में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, दुग्गल मियां को तो आप जानते ही हैं, वर्ल्ड फेमस कोरोना एक्सपर्ट। चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है। मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया वायरस आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। वर्ल्ड फेमस आतंकवाद एक्सपर्ट और वर्ल्ड फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट। अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। इन्हें वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? तो इस हफ्ते भाई साहब उठे और उन्होंने सोचा कि देखिए, जिस तरह उन्होंने, मैं कह रहा हूँ ना भाई, काउंटर प्रोडक्टिव। ये आदमी जो बोलता है ना उसका विपरीत हो जाता है, और अगर नहीं हो रहा होता तो लोग पीपल मेक श्योर कि हम उसका विपरीत कर दें, वो हो जाए। अपने वीडियोस के पावर से बीजेपी को हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में हरवा दिया था। एक सेकंड यार, ये तो चारों स्टेट बीजेपी जीती है यार। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि देखिए, धुरंधर ऑलरेडी अब 800 करोड़ कमा चुकी है, अब इस फिल्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे इन चारों स्टेट इलेक्शंस में हुआ था, इनकी धुरंधर पे वीडियो निकलते ही अपने ही फैन बेस से ये रोस्ट हो रहे हैं। सारा इफेक्ट उल्टा पड़ गया। अगर आप अभी तक अनजान है कि क्या हो रहा है इनके साथ, तो ये मीम आपको समझा देगा। आप यहाँ आ जाए। भाई साहब इतनी जल्दी में थे इस वीडियो को प्रोपेगेंडा बताने में कि उन्होंने अपनी वीडियो प्रॉपर्ली डब नहीं की, असली वॉइस में डाल दी। और धुरंधर के मेकर्स भी देख भाई रियल कीबोर्ड वॉरियर बन चुका है भाई ध्रुव राठी, एकदम डिस्कॉर्ड मॉड। भाई मुझे तो लगता है ये फ्री टाइम में रोब्लॉक्स पे बच्चों को बुली करता है। ठीक ऐसे चैट है, जो वीडियो इन्होंने निकाला धुरंधर को अटैक करते हुए, उसी पे धुरंधर का ऐड चल रहा है। मतलब कहते हैं ना, एब्सोल्यूट सिनेमा। दुग्गल मियां ने ये सब किया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान वालों से ही रोस्ट हो रहे हैं। तो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना भारत का ना पाकिस्तान का। इनकी वीडियो मैंने देखी और इनकी वीडियो देखने के बाद आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता चला कि भारत जो है वो हमारी कंट्री में जासूस भेज, इन्होंने बताया, वरना तो हमें पता ही नहीं था। इनको लगता है कि यहाँ सबके सब जो है, खास तौर पे वो भाई लोग। भाई लिटरली भाई की मूवी में एक तो इन्होंने अपने जो चैनल पे वीडियो डाली है उसमें इन्होंने एआई से पूरी मूवी बनाई है भवंडर नाम की, अपनी बात आगे रखने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए, जो कि बहुत ही वाहियात है, बिना सर पैर की है। और उसमें फिर एक सेगमेंट आता है जिसमें ये कहते हैं कि ये देखो ऑफिशियल रिपोर्ट्स, जिसमें इंडिया ने खुद बोला है कि हमने आज तक पाकिस्तान में कोई स्पाई नहीं भेजा। इसीलिए ये पूरी मूवी जो है ये एकदम फालतू की बात फैला रही है, एकदम झूठी बात फैला रही है। भाई लॉजिक, किस लेवल का लॉजिक लगा है इस आदमी में। मतलब अगर इसके पास एआई और आर्टिकल्स ना होते इंटरनेट पे पड़े हुए, तो इंडिपेंडेंट सोच नहीं है इसकी, जिसको ये काम में ले आए, जिससे ये सोच ले कि भाई कोई भी कंट्री ये एक्सेप्ट क्यों करेगी कि हमने दूसरी कंट्री में किसी भी तरीके का स्पाई भेजा है। तो यानी कि हमारी एजेंसी वाले, वो तो ऐसा लगता है इनके ख्याल से वो बस मटर छीलते रहते हैं, उन्हें कोई खबर नहीं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। उल्टा इनकी छाती पे और सांप लौट रहे हैं, क्योंकि धुरंधर के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर वीडियो बना के आरएसएस को बधाई दे रहे हैं। और देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको इस फिल्म पे इतना पाइल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि सिर्फ कुछ सालों पहले ही इन्होंने ये कहा था। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। हाँ, तो बना ली ना, अब क्यों Exact, मतलब कूल बनने की एक्टिंग, चिल गाय बनने की एक्टिंग तब तक चलती है इनकी जब तक अपने अगेंस्ट चीजें ना आ जाए, और जैसी चीजें अपने अगेंस्ट आ जाए, लाइक आई सेड इन माय लास्ट वीडियो, सारी लॉजिक खिड़की के बाहर। आपकी अब क्यों आपकी इतनी जोर से जल रही है कि अटलांटिक के क्रॉस मेरे को यहाँ तक बदबू आ रही है? भाई आदित्य धर ने वही किया है जो आपने फिल्म मेकर्स को कुछ साल पहले करने को बोला था, लेकिन दुग्गल मियां से रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि मूवी ने 800 करोड़ कमा लिए है, तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस मूवी को 1000 करोड़ पार करवाया जाए, एक धक्का और दो। तो इस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं, और हम ये भी बात करेंगे कि ये वीडियो कितना खराब है और कितना बैड फेथ है ऑनेस्टली। और इतना बैड फेथ है कि इसके खुद के फैंस और इसकी खुद की ऑडियंस इसको कमेंट्स में रोस्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तेरे को सिर्फ वाईआरएफ का रॉ और आईएसआई वाले चुम्मा चाटी वाली मूवीज देखनी है। इनको हर भाषा में फिर गालियां पड़ रही है, तो इन्होंने कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया, और जो अनफेवरेबल कमेंट थे वो डिलीट कर दिए। बाद में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वीडियो बना के। अगर आपको वीडियो पे कमेंट करना है तो आपको सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। ये देखकर इतना भड़क गए लोग कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया, ध्रुव राठी ने हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाई मैं क्या मतलब क्रिंज आउट कर रहा हूँ स्क्रीन के इस तरफ से। आई फील द खिसियाहट कह सकते हो तुम इन हिज आईज, जो होता है ना कि तुम एक फेक लाफ्टर, एक फेक हैप्पीनेस अपने चेहरे पे लाके और ये दिखाने की कोशिश करते हो ऐसे सिचुएशन में कि भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम जस्ट अ चिल गाय। वंस अगेन चिल गाय वाला प्ले यहाँ चल रहा है कि भाई मैं तो ट्रोल हूँ एक नंबर का, मैंने तो तुम सबको ट्रोल कर दिया भाई।
कीबोर्ड वॉरियर भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, ये रोब्लॉक्स खेलता है। वही है, बस इसे एक ट्रोल टैक्स समझ लो। अगर तुम्हें ट्रोलिंग Troll करनी है तो tax। उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा उसको। हाँ भाई, इन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ये बोल के रिस्ट्रिक्ट किया है कि भाई मैं तो हेटर्स को और अंधभक्त को ट्रोल्स कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी देखिए सबको पता है। उनको लग रहा था कि प्रो इंडिया मूवी एक निकल के आई है, इतनी सुपर हिट हुई है, इसको अटैक करेंगे तो हमको कितना बहादुर बोला जाएगा, लोग हमारी कितनी तारीफ करेंगे। लेकिन मूवी इतनी अच्छी है और इतनी बड़ी सुपर हिट हुई है और अक्रॉस द पॉलिटिकल आयल सबको इतनी पसंद आ रही है कि इनकी ही ऑडियंस उल्टा इनको गरिया रही है। आज से करीब 10-15 साल पहले मैं कहूँगा ये चीज़ काम करती थी और काफ़ी अच्छे से करती थी, कि जो एक ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है, पॉपुलर चीज़ चल रही है, स्पेशली विद पॉलिटिक्स, अगर आप उसके अगेंस्ट बोलते हो, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोलते हो, तो सडनली आपको व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे अग्री करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ना ही तो उनको एक नया पर्सपेक्टिव देने वाला इंसान दिखा है उनको, पर ऑल्सो उनको एक ऐसा इंसान दिखा है जो कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत रखता है। तो ये भी एक चीज़ थी कि भाई देखो, हिम्मत देखो भाई की। तो उस टाइम पे ये चीज़ काम करती थी, ऑल्सो बिकॉज सोशल मीडिया इतना एग्जिस्ट नहीं करता था और लोगों के पास इन चीज़ों के ऊपर इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। अब जब लोग खुद अवेयर हैं और ध्रुव जैसे यूट्यूबर्स पे रिलाई नहीं करते फॉर देयर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनको रील स्क्रॉल करके इंस्टाग्राम पे पता चल जाता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो अब जो ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इससे इनको मिल रहा है बैकलैश, इससे इनको मिल रही है बेइज्जती दबा दबा के। बिकॉज ऐसे टाइम में जहाँ पे जियो पॉलिटिक्स में यंग लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए हैं, काफ़ी अप टू डेट रह रहे हैं उन चीज़ों के साथ, आपका बस और बस पॉपुलर बिलीफ के अगेंस्ट बोलना बहुत नहीं है कि आप डिबेट कंपटीशन की तरह इसको ट्रीट कर रहे हो कि जस्ट बिकॉज आई वेंट अगेंस्ट द वेव तो मुझे एकदम से व्यूज पॉपुलैरिटी मिलेगी। अब आपको गाली सुनने को मिलेगी क्योंकि लोग अपने लिए सोचने लग गए हैं। क्लियरली ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनकी ही ऑडियंस इनको रोस्ट कर देगी, इसीलिए इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिए कमेंट्स, अनफेवरेबल कमेंट्स डिलीट कर दिए और उठ के भाग गए। जो ट्रोलिंग इनकी हो रही है वो इन्हीं के करतूतों की वजह से हो रही है। जो फॉलो वीडियो इन्होंने बनाया है उसमें भी कह रहे हैं कि भैया कि देखिए हमको तो आईटी सेल अटैक कर रहा है, आईटी सेल ने कमेंट्स डाले इतने सारे क्योंकि हमारा लाइक्स टू डिसलाइक रेशियो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ भी रियलिटी अलग है, लाइक्स टू डिसलाइक रेशियो कुछ और ही है और ये कह रहे हैं कि आईटी सेल इनको अटैक कर रही है, आईटी सेल कमेंट्स डाल रही है, लेकिन ये खुद अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। भाई ये अनभक्त कितना पागल हो गए एक फिल्म को लेकर और क्या क्या किया जा रहा है इनके द्वारा इस प्रोपेगेंडा फिल्म को डिफेंड करने के लिए, आप यकीन नहीं करोगे। तो जब एक ऐसी पार्टी का वीडियो जो पार्टी इनको पसंद नहीं, बॉडी लैंग्वेज साइंस अगर किसी को जरा भी रीड करने आते हैं तो तुम डिस्कम्फर्ट, वो जो मैं खिसियाहटपन कह रहा हूँ ना कि ही फील्स डिफीटेड और अंदर ही अंदर वो रेज बिल्डअप हो रहा है, तो in his body language you can actually see that, him constantly blinking, being uneasy, not sitting down in a chair calmly, वो सबसे पता चल जाता है। करने के लिए आप यकीन नहीं करोगे। तो जब एक ऐसी पार्टी का वीडियो जो पार्टी इनको पसंद नहीं है उस पे डिसलाइक आते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो लोगों की आवाज है, लेकिन जब इनके खुद के वीडियो पे कमेंट्स आते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं मेरे को तो आईटी सेल टारगेट कर रही है। और देखिए मैं समझता हूँ कि इनको इतनी जोर से बवासीर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इंसान खुद को एक इंडिपेंडेंट अनबायस्ड कमेंटेटर बोलता हुआ आया इतने सालों से, लेकिन ओपनली ये कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए शिल कर रहा है, कैंपेन कर रहा है, इनकी बूट लिकिंग कर रहा है पिछले 1.5 साल से। एक नंबर के अपॉर्चुनिस्ट है भाई साहब। जब तक आम आदमी पार्टी पावर में थी तब तक ये नाटक करते थे कि ये हार्डकोर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है, कांग्रेस को खूब गालियां देते थे। जैसे ही आम आदमी पार्टी इलेक्शन हार गई, जैसे ही ये पॉलिटिकली इररेलेवेंट होने लग गए, भाई साहब ने फुल पिवट मार दिया और सीधा आप ओपनली कांग्रेस के लिए शिलिंग कर रहे हैं। और आयरनी देखिए, ये सब उस पार्टी के लिए किया जा रहा है जिसको कुछ साल पहले तक ये खुद ही इंडिया की सबसे करप्ट पार्टी बोल रहे थे। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम। तो अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत फनी बात है कि ये खुद कह रहे थे कि भाई तुमको अपनी मूवी बनानी है तो बनाओ, अपनी कहानियां बताओ। अब जब अपनी कहानियां बता रहे हैं तो इनको बड़ी परेशानी हो रही है। ये तो वही बात होगी, कोई बंदा अपने छोटे भाई को बोलता है कि दे 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 रिमोट छीन के दिखा, रिमोट छीन के दिखा। छोटे भाई ने रिमोट ले लिया तो फिर मम्मी के पास जा रहे हैं कि मम्मी देखो इसने रिमोट ले लिया। क्लासिक डॉगलापन है ये। जब इनके चहेते बॉलीवुड डायरेक्टर कहानी को डिस्टॉर्ट करते हैं तो वो आर्ट है, वो क्रिएटिव I'll put that in the thumbnail, डॉगलापन। लिबर्टी है। लेकिन आदित्य धर जब अपने हिसाब से कहानी बनाते हैं तो वो प्रोपेगेंडा है। वो जो फेमस शहनाज गिल का मीम है ना, उसकी याद आती है सब देख के। क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। भाई तुम्हारी creative- ये तो बार्स थे भाई, बार्स, सत्य वचन।
लिबर्टी आर्ट है, मेरी क्रिएटिव लिबर्टी बहुत खतरनाक है। और फनी बात यह है कि 2018 में ये करणी सेना और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बहुत ज्ञान दे रहे थे लोगों को। आज खुद ये अपने कमेंट सेक्शन की फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक रहे हैं। आज खुद ये अपने कमेंट सेक्शन के करणी सेना बने हुए हैं। तो अपने रिव्यू में इनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये मूवी पूरी फेक है। क्यों? असलियत ये है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। यार जर्मन शेफ, अरे भाई ध्रुव भाई, मतलब ये तुम सुनो भाई, इस बंदे के बाद ये कितना कॉन्फिडेंटली ऐसी बकवास फैल रहा है। मतलब भाई कानों के बीच में बांसुरी डली हुई है क्या? तुम्हारे अंदर कुछ है कि नहीं है? एक्सपर्ट लेवल का लॉजिक दे दिया आपने। ये कहते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिनाई किया है कि उन्होंने कभी भी कोई स्पाई भेजा है पाकिस्तान में ऐसा मिशन करने के लिए, और क्योंकि गवर्नमेंट ने डिनाई किया है इसलिए कभी हुआ ही नहीं। पागल है भाई, वो स्पाई है, जासूस। आपको पता कोवर्ट ऑपरेशन तू पागल है इसलिए कभी हुआ ही नहीं। तो पागल है भाई, वो स्पाई है, जासूस। आपको पता है कोवर्ट ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? मतलब ये ऑपरेशन कोवर्ट तरीके से किया जाता है, छुपा हुआ। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अजीत डोभाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? नमस्कार, देखिए मैं बस एक ऑफिशियल रिकॉर्ड पे ऑफिशियल तरीके से आके अनाउंस करना चाहता था कि हम अगले हफ्ते अपने कुछ लौंडे भेजने वाले हैं पाकिस्तान में, जहां पे वो गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करेंगे, आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फिल्ट्रेट करेंगे, और एक एक करके जो सबसे बड़े गैंग लीडर्स हैं, जो सबसे बड़े आतंकी हैं, उनको एक एक करके साफ किया जाएगा। तो बस मैं पाकिस्तान में अपने दोस्तों को अनाउंस कर दे रहा हूँ, जरा उनका अच्छे से ध्यान रखना है। उनका जो काम है वो उनको अच्छे से करने देना प्लीज। जय हिंद। पागल हो यार तुम? ये बोल रहे कि कोवर्ट मिशन को गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम की तरह अनाउंस कर देना चाहिए। भाई आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई स्पाई मूवी देखी है? कौन से स्पाई मूवी में उस कंट्री की गवर्नमेंट बोलती है कि देखिए हम एक अपना स्पाई भेज रहे हैं आपके देश में हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करने? तो मैंने सर्च किया है कि इंटरनेशनल पीस ट्रीटी रूल्स क्या है एस्पियोनाज के लिए, और उसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पीस इंटरनेशनल लॉ डज नॉट कंटेन अ जनरल एक्सप्लिसिट प्रोहिबिशन ऑन एस्पियोनाज इटसेल्फ। हाउएवर, the methods used to conduct espionage may violate other established international laws and principles, such as territorial sovereignty, covertly sending spies into another state's territory, or conducting unauthorized surveillance is widely considered a violation of states' sovereignty. Diplomatic immunity. While diplomats are often involved in intelligence gathering by all lawful means, engaging in clandestine espionage is an abuse of their privileges. The common remedy for a diplomat caught spying is being declared persona non grata (PNG) and expelled from the country rather than criminal prosecution in the host nation's courts. अब अगर तुम्हें persona non grata का मतलब नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ. Persona non grata (PNG) is a diplomatic term for an unwelcome person used by a host country to expel a foreign diplomat, often for espionage, but also for other misconduct like subversion or a breach of national security. It revokes diplomatic immunity, forcing the individual to leave, and is a common tool in international relations, often leading to reciprocal expulsions between countries. तो भाई आप you were one Google search away from understanding why countries अपने spies को अपना citizen भी claim करने से मना कर देती हैं. The worst part of this job is actually being stranded in enemy territory as soon as you are caught. क्योंकि आपकी कंट्री आपको मना कर देगी पहचानने से भी, उसके बाद वो आपके साथ कुछ भी करें, आपको टॉर्चर करें, एग्जीक्यूट करें, ना करें, अपने लिए काम करवाएं, इट्स देयर कॉल, क्योंकि आपकी कंट्री हाथ खड़े कर चुकी है. एंड दैट हैज टू बी द मोस्ट डेंजरस एंड सैडेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ स्पाई. बट हम थोड़ी दिमाग लगाएंगे. अगर आप बॉन्ड मूवीज को देखोगे तो उसमें CIA का ऑफिशियल स्टैंड होता है कि बॉन्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. आर्गो फिल्म आई थी जिसको ऑस्कर मिला था, उसमें जब CIA ईरान से अमेरिकन हॉस्टेजेस को निकालने का कोवर्ट प्लान बनाती है तो उन्होंने ईरान को फोन करके थोड़ी बोला था कि गाइस बाय द वे कल हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं अपने अमेरिकन को निकालने के लिए. यार ऑनेस्टली इस आदमी ने अपनी लाइफ में बहुत बेवकूफाना चीजें बोली हैं, बट दिस माइट टेक द केक. हमें लगता है पीक दुग्गल मियां देखने को मिल रहे हैं आज. मुझे ऑनेस्टली लगता है कि कहीं इनके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड की लीकेज तो नहीं हो रही. इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि
इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघ रहे हैं। इनकी दिमाग की हालत कॉन्सर्ट में पोर्टेबल टॉयलेट जैसी हो रखी है। और इस आर्ग्यूमेंट में सबसे कमाल की बात यह है कि भाई दुग्गल कॉन्सर्ट के पोर्टेबल टॉयलेट, मतलब रेलवे का टॉयलेट समझ लो, जिसको ये बात समझ नहीं आ रही, रेलवे का टॉयलेट भाई। सालों से बोलते हुए आ रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये हमेशा झूठ ही बोलती है। जब गवर्नमेंट जीडीपी डेटा देती है तो ये कहते हैं कि वो फेक है। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नंबर्स देती है तो ये कहते हैं कि ये फेक है। जब गवर्नमेंट वैक्सीनेशन स्टैट्स देती है तो ये कहते हैं कि ये फेक है। लेकिन जब गवर्नमेंट स्पाई प्रोग्राम के बारे में बोलती है कि हमने नहीं किया, तो दुग्गल मियां बोलते हैं कि भैया एकदम 100% मैं गवर्नमेंट पे विश्वास करता हूँ। केस क्लोज्ड। अचानक से गवर्नमेंट पे इतना भरोसा। इनके हिसाब से पाकिस्तान में अगर स्पाई पकड़ा जाता और अगर दुग्गल साहब पाकिस्तानी इंटरोगेटर होते तो वो सीन ऐसा होता, तू रॉ का एजेंट है? नहीं साहब, सच बोल। अरे सच बोल रहा हूँ साहब, गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट थोड़ी की है ऐसे प्रोग्राम के बारे में। यार बात तो सही है तेरी, ऐसी कोई अनाउंसमेंट तो आई नहीं है इंडिया से। माय मिस्टेक यार, गलती से तेरे को पकड़ लिया। तू निकल आराम से। पागल है तू। कल को ये बोल देंगे कि पाकिस्तान कोई आतंकवादी नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो बोलती है कि हम आतंकवाद करते ही नहीं। फिर ये वीडियो में बोलता है कि देखिए ये मूवी दिखाती है कि इंडियन एजेंट्स ने रहमान आई थिंक पहलगाम अटैक के टाइम पे ध्रुव की मजबूरी हो गई थी इंडिया से और इंडिया के सरकार से अग्री करना, क्योंकि पाकिस्तान तो उस टाइम पे भी बोल रहा था कि भाई हमने कुछ नहीं किया, ये इंडिया वाले खुद अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ करवाते हैं और हम पे ब्लेम डाल देते हैं, और इसलिए ये इलेक्शन जीत रहे हैं इतने टाइम से। ये इनकी स्ट्रैटेजी है, अपने लोगों को मरवा देना, अपने टूरिस्ट को मरवा देना और ब्लेम हम पे डाल देना। मेरे ख्याल से ध्रुव भाई उस टाइम पे अग्री नहीं कर पाए, क्योंकि इनको पता था कि भाई किस तरीके से चैनल्स जो इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं उन सबको बंद किया जा रहा है, तो उन पाकिस्तान के चैनलों में इनका भी नंबर लग सकता था। कैद को मारा है। फिर इन्होंने अपनी वर्ल्ड क्लास फैक्ट चेकिंग टीम को काम पे लगाया और बोला कि देखिए दोस्तों ये झूठ है, ये तो एनकाउंटर में या गैंग वॉर में मारा गया था। अरे भाई यही तो पॉइंट है, कोवर्ट ऑपरेशंस ऐसे ही होते हैं। जब एक सीक्रेट एजेंट किसी आतंकवादी को मारता है तो वहां खड़े होकर वो सेल्फी नहीं लेता। #फीलिंग ब्लेस्ड, #मोटिवेशन, #सिग्मा ग्राइंड सेट। पागल है तू। पूरा पॉइंट ही होता है कोवर्ट ऑपरेशन का कि इसे गैंग वॉर या एक्सीडेंट जैसा दिखाया जाए ताकि गवर्नमेंट के पास प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी रह सके। ये जो इतने अननोन गनमैन पाकिस्तानी और खालिस्तानियों को निपटा रहे हैं, जो लोग एलिमिनेट हो रहे हैं, उनमें से कई लोग इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट पे भी हैं। हो सकता है कि ये एक इनसेन कोइंसिडेंस हो, लेकिन स्टोरी हम सबको पता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ओपनली अननोन गनमैन का क्रेडिट नहीं लेगी, क्योंकि पूरा पॉइंट ही यही है, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। आइडिया ये है कि ये एलिमिनेशंस ऐसे दिखने चाहिए जैसे इंडियन गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। दैट इज द पॉइंट। इसके बाद ये भाई साहब आदित्याधर को सीधा नाजियों से कंपेयर करने लगे। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल। ऊपर से हिटलर की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। यार इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। इनके पिछवाड़े से जो धुआं निकल रहा है उससे एक दिन में जर्मनी का सारा एमिशंस बजट खत्म हो जाएगा। आई मीन हाउ लो IQ डू यू हैव टू बी टू नॉट अंडरस्टैंड कि ध्रुव अपने ऐसी वीडियोस में किस तरीके से धीरे धीरे बातों को कहीं से कहीं ले जाके और एकदम से एक्सट्रीम्स ड्रॉ कर देता है जो एग्जिस्ट भी नहीं करते। हाउ डम डू यू हैव टू बी टू नॉट सी दैट। अपेरेंटली ये दिखाना कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का हब है, ये एक क्लियर ऑब्जेक्टिव फैक्ट दिखाना आपको नाजी बना देता है। मतलब ऑब्वियस चीजें दिखाने से आप नाजी बन जाते हैं। अगर आप बोलेंगे कि आसमान नीला है तो ये आपको नाजी बोल देंगे। उसी तरह अगर आप बोलेंगे कि भाई किसी देश में अच्छी सड़कें होना बहुत जरूरी होता है उसकी इकोनॉमी के लिए, तो ये आपको नाजी बोल देंगे। क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? कोई सेंस है? क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? हाँ भाई है। मुझे समझ नहीं आता, जो इंसान यहाँ रहता नहीं उसको क्या पता है यहाँ का। भाई आप कभी गुड़गांव में गाड़ी चलाओ ध्रुव भाई, आपको पता चलेगा क्यों जरूरत है। क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? फिर वीडियो में ये क्लेम करते हैं कि कांग्रेस के गवर्नमेंट के समय पे पाकिस्तान में भले ही नकली नोट छपे जा रहे थे, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत प्रॉपर एक्शन लिया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे, जबकि रियलिटी में जो महात्मा गांधी सीरीज के नोट्स थे। Since its introduction in 1996, this series replaced all Lion Capital series banknotes issued before 1996. The Reserve Bank of India (RBI) introduced the series in 1996 with
10 rupees and 500 rupees banknotes. थे जो 1996 से शुरू हुए थे, जिसमें 500 के नोट भी शामिल थे। एंड देन साल 2000 में इसी सीरीज में 1000 रुपीस के नोट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया था। इस सीरीज को पी चिदम्बरम के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 2 months later, an agreement followed. A British firm, De La Rue, which had a history of partnering in the printing Pakistan currency, was given an exclusive contract to supply a color shift security thread for Indian bank notes, a feature designed to defeat counterfeits by changing color under light. रू नाम की कंपनी को क्रिएट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। एंड देन कुछ समय बाद ये सेम कंपनी आरबीआई को हाई सिक्योरिटी These presses shows the high security paper from international supplies such as De La Rue, BRB and MPL printed 850 crore notes in 2008-9, July-June, while SPMCIL printed 516 crores in the same year. पेपर्स भी प्रोवाइड करने लगी। बाय द वे इस सेम कंपनी पाकिस्तान के लिए भी सेम काम कर रही थी, बट स्टिल ये काम 2009 तक चला और फिर 2009 में इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया। 26 I mean, मूवी में यही नहीं बताया गया कि वो कंपनी क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी काम कर रही थी तो इस वजह से करेंसी नोट्स के डुप्लीकेट्स बन के और उधर पहुंच गए। I mean, शायद थोड़ा सा एग्जैजरेट किया हो पर कुछ तो हुआ होगा। 11 की अटैक्स के भी कई महीनों के बाद फिर भी काम चलता रहा और 2011 में ये न्यूज आई कि De La Rue जो आरबीआई को सिक्योरिटी पेपर सप्लाई करता था उसमें एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स था, जिसके बाद इंडिया ने De La Rue से पेपर खरीदना बैन कर दिया था। ये इन्होंने अपने वीडियो में दिखाया। इसे कहते हैं अधूरी इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है ये बहुत ही कॉन्शियसली, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जब आपने ये चेक किया हो तो उसी विकिपीडिया आर्टिकल के चौथी लाइन के बाद का कोई आर्टिकल बचा ना हो जिसमें ये सारी हिस्ट्री भी लिखी हुई थी उस कंपनी की कि क्यों इंडिया ने उनके साथ बिजनेस करना बंद कर दिया। लेकिन जो चीज पर्पसफुली इग्नोर की गई है वो ये है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने De La Rue कंपनी को बैन तो किया, फिर भी 500 और 1000 के नोट्स को डीमोनेटाइज नहीं किया गया। बेसिकली पाकिस्तान तब भी 500 1000 के नकली नोट छाप सकता था और इसी वजह से 2012 एक्चुअली इनका सबसे बड़ा डर यही है मेरे ख्याल से कि ये सारी बातें नेक्स्ट पार्ट में मूवी के बाहर आएंगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हिंट कर दिया है क्यों डीमोनेटाइजेशन पाकिस्तान को फाइनेंशियली क्रिपल करने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि वो बहुत मेजर अमाउंट ऑफ पैसा कमा रहे थे इंडिया में इंडिया की फेक करेंसी स्मगल करके। में ये जो फेक नोट्स थे वो 400% से ज्यादा इंक्रीज हुए थे और 2013 में अचानक से कांग्रेस के एक ब्यूरोक्रेट अरविंद मायाराम ने De La Rue के साथ कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिज्यूम कर लिया था और 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था। और बाद में इसी आदमी के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बिठाई गई थी जिसमें अलेज किया गया था कि इंडियन ऑफिशियल्स एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी और चीटिंग में इन्वॉल्व थे इन फेक नोट्स को लेकर। एलिगेशन ये ब्रो अब तो ये मूवी की स्क्रिप्ट भी नहीं है भाई, आर्टिकल्स बोल रहे हैं ऑनलाइन इन चीजों के बारे में। लगाया गया था कि ये पोटेंशियली पाकिस्तान के साथ डीलिंग्स कर रहे थे। इतनी बुरी तरह से इंडियन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज थी। फिर आगे बढ़ते हैं। स्विफ्ट रिस्पांस और कोऑर्डिनेशन की कमी भी देखी गई, लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी और उन्होंने जानबूझकर ये हमला होने दिया? अगर आप ऐसा कहोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मोदी सरकार भी उस गद्दारी के कटघरे में आ जाएंगी। यहाँ ये भाई साहब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आजकल ये आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं। नाउ कांग्रेस पार्टी इज माय बेस्ट फ्रेंड। वो कहते हैं कि देखिए हाँ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे 26/11 के, लेकिन वो फेल हो गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए फिर भी वाजपेयी गवर्नमेंट के पास भी इनपुट्स आए थे कारगिल के पहले, वो भी फेल हो गए थे। मोदी गवर्नमेंट के पास भी इनपुट्स आए थे पुलवामा के पहले, वो भी फेल हो गए थे। तो आप मनमोहन सिंह को अगर गद्दार कह रहे हो तो वाजपेयी भी गद्दार है, मोदी भी गद्दार है। चाहे IC-814 का कांधार फ्लाइट हाईजैक हो, कारगिल वॉर हो, 2016 का उड़ी टेरर अटैक हो या 2019 का पुलवामा आतंकी हमला हो, इन सब के लिए भी इंटेलिजेंस पहले से ही मौजूद था। पर देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैवियट डालना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर की नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, इंटेलिजेंस फेलियर CIA से भी हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर मोसाद से भी हुआ है, क्योंकि 9/11 हुआ है अमेरिका में, उसके बाद 7 अक्टूबर के अटैक्स हुए इसराइल में, तो ये भी इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन देयर आर अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। डिफरेंस नंबर 1 है स्केल का। आप इन ग्राफिक्स को देखिए और आप देखिए कि शेयर नंबर ऑफ अटैक्स जो हुए हैं भारत में यूपीए के टेन्योर में। ये ग्राफिक आपको दिखाता है 45 जो सबसे हाई प्रोफाइल अटैक्स हुए थे सिर्फ 10 सालों में। आप इमेजिन कीजिए 45 अटैक्स जिसमें 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और ये तो सिर्फ मेजर अटैक्स है, छोटे अटैक्स तो इस ग्राफिक में डाले भी नहीं है। मीनवाइल जो भारत में पिछले 10 सालों में अटैक्स हुए हैं आतंकवादी, उनको आप अपने फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, जो बीजेपी के राज
राज में हुए। सेकंड बड़ा डिफरेंस है कि अटैक्स हुए लेकिन उस पे रिस्पॉन्स क्या हुआ, यूपीए का वर्सेस बीजेपी का। गद्दार वर्ड मैं मान सकता हूँ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि अटैक्स होने के बाद पॉलिटिशियंस ने क्या किया। तो पाकिस्तान जो असली कल्प्रिट है, पाकिस्तान जिसने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया अटैक, उनको ब्लेम करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स, बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर्स किताबें पब्लिश कर रहे थे और उनको प्रमोट कर रहे थे जिसमें आरएसएस को ब्लेम किया गया था 26/11 अटैक्स के लिए। जब अजमल कसाब जेल में बैठा हुआ था, जब पाकिस्तान मान रहा था कि ये उन्होंने किया है, तब रूलिंग पार्टी के इंपॉर्टेंट लोग इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन पे ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको गद्दार बोला गया। क्या इसको बोला जाता है स्पाइनलेसनेस, अंदर ही अंदर बात को घुमाना, क्योंकि पता है भाई कहीं ना कहीं अंदर से सपोर्ट था इन अटैक्स में। जस्ट सेइंग, 9/11 के ऊपर भी ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है कि कहीं ना कहीं भाई अंदर से सपोर्ट था, इतना बड़ा अटैक नहीं तो पॉसिबल नहीं था। बट रिटेलिएट किस तरीके से किया गया, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ी ऐसा अटैक करने की। और जो भी पहलगाम अटैक के टाइम पे हुआ है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत जरूरी था। आप 100% लड़ाई में मत कूदो, आप रिवेंज के पाथ में मत निकलो, पर आप अपने दांत भी नहीं दिखाओगे ना, तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ती जाती है गलत काम करने की। जब कारगिल हुआ था उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल के अटैक को कांग्रेस की साजिश बोला था। जब पुलवामा का अटैक हुआ था तो क्या मोदी गवर्नमेंट ने किताब निकाली थी जिसमें पुलवामा अटैक के लिए ओवैसी को ब्लेम किया था उन्होंने? नहीं, बीजेपी के राज में हाँ अटैक हुए, लेकिन असली कल्प्रिट को ब्लेम किया गया। और हर एक अटैक के बाद इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया इन काइंड, और जितनी कैजुअलिटीज भारत में हुई थी उससे 3 से 5 गुना ज्यादा पाकिस्तानियों के ऊपर डाली गई। इंडिया ने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को पाकिस्तान के साथ रीराइट किया कि ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा और घर में घुस के मारेगा भी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। गड्ढे में गया तुम्हारा इंटरनेशनल बॉर्डर, गड्ढे में गया तुम्हारा इंटरनेशनल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। जरूरत पड़ी तो मुनीर की चड्डी में जाके रॉकेट डाल के आएंगे। अब देखिए, ये बात आप इनके कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं कि भाई 26/11 के लिए क्यों कांग्रेस ने ब्लेम किया आरएसएस को, लेकिन मत डालिए क्योंकि आपको तो पता ही है कि डिलीट कर दिया जाएगा कमेंट। उन्होंने मूवी के ऑडियो पर भी ऑब्जेक्शन उठाया। वो कह रहे हैं कि जब मूवी में अटैक होता है तो आतंकी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहते, ओला ऊबर बोलते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जब एक बड़ा विलेन मरता है, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता बहुत ज्यादा आपको, तब बैकग्राउंड में जय हिंद नहीं बजता बल्कि असतो मां सदगमया बजता है। दुग्गल साहब इस बात पे नाराज हो रहे हैं कि संस्कृत श्लोक क्यों बच गया यार यहाँ पे, क्योंकि असतो मां सदगमया का मतलब होता है लीड मी फ्रॉम फॉल्सनेस टू ट्रूथ, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। जब एक बुरे का अंत होता है तो डार्कनेस खत्म होती है। ये एक पोएटिक फिलोसॉफिकल एंडिंग है, क्लासी है। टैलेंटेड फिल्म मेकर्स ऐसे ही काम करते हैं, इसे आर्ट कहते हैं, जिसको आप अपेरेंटली बड़ा प्रमोट कर रहे थे। लेकिन अगर मूवी में जय हिंद भी बजता तो उसको भी आप हाइपर नेशनलिज्म भी बोल देते ना, आप उससे भी कहाँ खुश होते। देखिए, लाइक आई सेड बिफोर, उसको बस पॉपुलर बिलीव के अगेंस्ट बोलना है, क्योंकि आज तक वो स्ट्रैटेजी ने काम किया है टू हेल्प हिम गेन मोर ऑडियंस, टू हेल्प हिम गेन मोर पॉपुलैरिटी, टू स्टैंड आउट। बट एक्चुअली दिस टाइम, इन द परसूट ऑफ स्टैंडिंग आउट, इन द परसूट ऑफ ट्राइंग टू बी यूनिक, ये आदमी ने अपनी बेइज्जती करवा ली बहुत ज्यादा। क्योंकि लॉजिक होना आपके आर्ग्यूमेंट्स में बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो लोग समझ जाएंगे कि भाई वो कौन सा छोटा डॉगी होता है, चिवावा होता है ना, आप उसकी तरह फिर बिना बात भौंक रहे हो हर चीज पे। आपको ये भी नहीं पता आप भौंक क्यों रहे हो, आपके नेचर में है इनसिक्योर रहना सारा टाइम, तो आप भौंक रहे हो। दिस इज व्हाट ही लुक्स लाइक टू पीपल राइट नाउ, एटलीस्ट मी। ही इज लाइक अ चिवावा बार्किंग एट एवरीथिंग विदाउट नोइंग द रीजन व्हाई। पाकिस्तानी पेट्रियट राठी मियां फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहे हैं, उसके पीछे वही रीजन है कि ये फिल्म के रिलीज होते ही जब बड़े बड़े क्रिटिक्स मेल्टडाउन मोड में आ गए थे। क्योंकि दुग्गल मियां और ये क्रिटिक्स एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा है जिनको हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बचपन से ही ट्रेन किया है कि जो भी चीज प्रो इंडियन है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकालो। मतलब उनको एक डिफॉल्ट सेटिंग दे दी गई है कि इंडिया को सस्पिशन से देखना है, इंडिया को इरिटेशन से देखना है, और इंडिया के खिलाफ, इंडिया के कल्चर के खिलाफ हमेशा एक डिसलाइक होना चाहिए। और ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं, एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड और लेगेसी मीडिया ने भी कंडीशनिंग की है लोगों की। प्रो इंडिया बड़ी खराब चीज होती है, इंडियन कल्चर बड़ा बैकवर्ड है, बड़ा खराब है, हमको बाहर वाले इन्वेडर्स ने यहाँ पर आके सिविलाइज किया है, वरना हम तो बड़े खराब लोग थे। इंडियन नेशनल इंटरेस्ट की बात करना मतलब आप बेसिकली एक हाइपर नेशनलिस्ट नाजी हैं। और इनके कमेंट सेक्शन में इनको गालियां इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि जो आजकल नए जेनजी आ रहे हैं वो अपनी इंडियन आइडेंटिटी में मिलेनियल से ज्यादा प्राइड फील करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमको अपना खुद का नैरेटिव सेट कर। जब नए फिल्म मेकर्स आते हैं जो प्रो इंडिया स्टोरीज को स्लिक, मास, ग्लोबल स्टैंडर्ड पैकेजिंग में बना देते हैं तो जेनजी उसको पसंद करता है, और दुग्गल मियां जैसे लोग इसको हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि इनकी पूरी आइडेंटिटी इस असम्पशन पे बनी हुई है कि प्रो इंडियन सिनेमा या प्रो इंडिया नैरेटिव ऑटोमेटिकली लो IQ प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन आज जब वो चीजें धुरंधर जैसी मूवीज के साथ
क्राफ्ट के साथ, स्टाइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बनाई जा रही है, इनका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है पूरा। अब इंडियन सिनेमा में एक नया ब्रीड आया है डायरेक्टर्स का, जो 70 साल की मेंटल स्लेवरी की। I think why Dhruv Rathi is being trolled by his own audience right now is because OVC, तुम्हें याद होगा पहलगाम अटैक के टाइम पे OVC ने इंडिया को बहुत सपोर्ट किया था एंड लोगों ने उसको काफी अप्रिशिएट किया। उनको ऐसा लगा कि हाँ भाई ये बंदा शायद करंट सरकार से डिसएग्री करता होगा, बहुत सारी चीज़ों में इसका पर्सपेक्टिव अलग होगा, बट एंड ऑफ द डे बंदा देश के लिए लॉयल है और वो एक लोगों को बहुत अच्छी बात लगी। मेरे ख्याल से सिमिलर इमेज थी ध्रुव राठी की आज तक कि भाई ये इंसान करंट सरकार को कितनी भी गाली बकता हो, एंड ऑफ द डे ये इंसान देश हित की बात करता है, ये जेन्युइनली चाहता है कि देश ग्रो करे और देश का अच्छा हो। बट अब धीरे धीरे से जब इंटरनेट खुदाई कर रहा है इनके कंटेंट की और इस तरीके से इनकी चीज़ें बाहर आ रही हैं तो वो भरोसा टूट रहा है, वो हिपोक्रेसी बाहर आ रही है इस इंसान की, इस वजह से वो ट्रोलिंग मिलनी शुरू हो गई है। सलाखें तोड़ चुके हैं। इंडिया अब दुनिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्फिडेंटली दिखा रहा है। वेस्टर्न लोगों से फेक इंडियन हिस्ट्री प्रोपेगेट करवाने के बजाय सब अपनी हिस्ट्री खुद बता रहे हैं। इंडियन सिनेमा को क्लियरली यूज करके इंडिया अपने दुश्मन और अपने दुश्मन का बिहेवियर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है कॉन्फिडेंटली। इंडियंस फाइनली सॉफ्ट प्रोपेगेंडा बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। धुरंधर ने पाकिस्तान के माइंडसेट और एस्टैब्लिशमेंट के क्राइम्स पर ब्रूटल अनअबैश्ड नजर डाली है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन एक स्लिक मास ऑडियंस फ्रेंडली तरीके से किया गया है। ये एक मैसिव कल्चरल और सिविलाइजेशनल विन है। एक नॉन इंडियन भी इस फिल्म को देख सकता है और इमीडिएटली इंडियन कॉज के साथ, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सिंपैथाइज करेगा। इसलिए इन लोगों की जल रही है। यही है इस फिल्म का सीक्रेट वेपन। अब इंडियन डायरेक्टर्स नुआंस्ड प्रो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, चाहे RRR हो, कांतारा हो, उरी हो, शेरशाह हो, छावा हो, धुरंधर हो, और हमारी जेनजी जो है वो इस कॉन्फिडेंट सिनेमा को पसंद कर रही है। इसीलिए ये जो फिल्में हैं पिछले 10 साल के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर्स रहे हैं। इंडिया फाइनली इंडियन सिनेमा को, जो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर वेपन्स में से एक है, उसको प्रॉपर्ली अब सॉफ्ट पावर वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। और जेन जी का मूड भी यही है। जेन जी एक ऐसे इंडिया में बड़ी हुई है जो डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्लोबल स्टेज पे स्ट्रॉन्गर बन रहा है और कॉन्फिडेंट बन रहा है। तो नेचुरली उनके अंदर भी एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मैं इंडियन हूं और मुझे अपनी आइडेंटिटी और अपने सिविलाइजेशन पर गर्व है। इसलिए वो ऐसी मूवीज देखना चाहते हैं जो उनकी प्राइड को रिफ्लेक्ट करें, जो इंडिया को हमेशा गिल्टी, कंफ्यूज, अपॉलोजेटिक मूड में ना दिखाएं, बल्कि एक कॉन्फिडेंट और पावरफुल देश की तरह दिखाएं। दुग्गल मियां एक पुरानी माइंडसेट वाली जनरेशन से आते हैं जो इंडिया को हमेशा बैकवर्ड, पुअर, गरीब, डिसफंक्शनल देखना चाहती है। और जब इंडियंस जेन्युइनली नेशनल प्राइड डेवलप करते हैं तो उनका पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो ने उनका दिमाग तोड़ दिया है। क्योंकि देखिए, भारत में एक बहुत फेमस सेइंग है, जब नाश मनुष्य पे आता है पहले विवेक मर जाता है, उनकी ह्यूमिलिटी खो जाती है। ये अपनी हाइप में विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो मुझे पता है इसका दूसरा वर्जन, कुछ ज्यादा ही खो जाते हैं। और जब आदमी का विवेक मर जाता है, जब उनकी ह्यूमिलिटी खत्म हो जाती है, तब अक्सर दुनिया में हमने देखा है कि उनके डाउनफॉल की शुरुआत हो जाती है। ये एक ट्रेंड है जो मैंने पाकिस्तानी पेट्रियट दुग्गल मियां के साथ नोटिस किया है। सेम ओवर कॉन्फिडेंस इनके पास था जब इन्होंने बोला था कि ये वीडियो बना के बीजेपी को हरियाणा में हरा देंगे। हरियाणा में बीजेपी जीत गई। हम वीडियो बना के महाराष्ट्र में बीजेपी। मुझे तो लग रहा है ये मूवी का ना गॉड लेवल PR है भाई। मैं लिटरली ध्रुव राठी को खुद आदित्य धर ने मैसेज डाला है कि भाई मेरी मूवी को प्लीज गाली बक दे, तू जो बोलेगा मैं वो पैसा डाल दूंगा तेरे अकाउंट में। मेरी मूवी को एक बार गाली बक दे भाई। तो अकेले हरा देंगे। महाराष्ट्र में जीत गई। सेम प्रोसेस इन्होंने दिल्ली और बिहार में भी किया था। दिल्ली और बिहार में भी शानदार तरीके से बीजेपी जीती है। और अब सेम चीज धुरंधर में भी हुई है। इनके वीडियो से कहीं ध्रुव भाई मुझे गाली दे दो भाई, एक बार मेरे ऊपर एक्सपोज वीडियो बना दो। बहुत टाइम हो गया मुझे यूट्यूब पे स्ट्रगल करते हुए। 1000 करोड़ भी पार न कर ले तो ये आदमी बरखा दत्त से भी बड़ी पनौती बन गया है आज की दुनिया में। अब मैं जेन्युइनली नहीं मानता था कि बरखा दत्त से भी बड़ी कोई पनौती हो सकता है। इनका अहंकार एक बरखा दत्त वाज द वन जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ऐसा कह रहे हैं कि 26/11 अटैक्स में बहुत भसड़ हुई थी सिक्योरिटी की, क्योंकि वो सब कुछ लाइव रिपोर्ट कर दे रही थी पाकिस्तान में। और उधर पाकिस्तान में जो हैंडलर्स बैठे हुए थे वो सारा इंफॉर्मेशन इन लोगों को दे रहे थे जो ताज होटल में वेपन्स लेके घुसे हुए थे। तो हाँ, इसके ऊपर भी एक काफी बड़ा टॉपिक है बात करने के लिए, बट छोड़ो। यह है कि नॉर्मी नॉन पॉलिटिकल स्पोर्ट्स शोज भी अब इनको रोस्ट कर रहे हैं। ध्रुव राठी जी, आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, हमारे हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं। भाई आप इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश मत करा करो यार, फॉर गॉड सेक। जो नहीं पता आपको उसके ऊपर वीडियो ना बनाए। क्यों गालियां खा रहे हो यार आप लोगों से? आपको अकल नहीं है, आप किस बात के बारे में क्या बोल रहे हो आपको खुद समझ नहीं आ रही।
आप लिख रहे हो 1 YouTube वीडियो विल डिस्ट्रॉय 300 करोड़ फिल्म, मतलब आप अपने आप को क्या खलीफा समझने लग गए हो? मतलब आपको सही में लगने लग गया कि आपकी इतनी औकात हो गई कि आप एक वीडियो बनाओगे तो 300 करोड़ की पिक्चर, वो पिक्चर 1000 करोड़ करने वाली है। भाई कौन पूछ रहा है तुझे यार? पता, ये तो अहंकार बोल रहा है आपका। आप ट्वीट कर रहे हो कि मैं आई विल डिस्ट्रॉय द फिल्म। आप हो कौन? क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए मसीहा बन के आ गया हूँ, दूसरे को मैं बोलने की आजादी समझता हूँ, मैं एंटी गवर्नमेंट बोलने का मेरे में हिम्मत है। भाई बहुत लोग हिम्मत दिखाते हैं, बहुत लोग बात करते हैं, आपको अकेले मसीहा नहीं हो। लेकिन जिस दिन आपका अहंकार ये बोलने लग गया कि भाई आई विल डिस्ट्रॉय 300 करोड़ फिल्म, उस दिन तो आपने और रावण में फर्क क्या रह गया? आप क्रिटिसिज्म दो, आप बोलो कि भाई मेरा रिव्यू धुरंधर का ये रहा, लेकिन आप ये बोल रहे हो मैं 300 करोड़ की पिक्चर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यार अपनी औकात में रहो भाई। बताओ, नॉर्मी क्रिकेट पॉडकास्ट आपको रोस्ट कर रहा है यार। तो जब आपका अहंकार इस लेवल पे पहुंच जाता है कि आपको लगने लगता है कि आप ही भगवान है, तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल। रावण के साथ भी यही हुआ था, जैसा इन लोगों ने बताया है इस क्लिप में, और जैसा इनके धुरंधर वीडियो पे इनको रिएक्शन मिल रहा है, हो सकता है ये शुरुआत हो। बट आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि दुग्गल मियां ए भारत के सबसे बड़े पनौती बन चुके हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग पनौती बन चुके हैं, और बी क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरह से अपना विवेक और अपनी ह्यूमिलिटी खो चुके हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। Once again, I think ध्रुव राठी बहुत ही नेक्स्ट लेवल PR कर रहा है मूवी के लिए। मतलब मैं नहीं मानता कि इतने साल और इतनी बड़ी टीम के साथ बंदा इतना ज्यादा अनअवेयर होगा ऑफ व्हाट ही इज डूइंग कि वो घमंड डेवलप कर लेगा और ऐसी आलतू फालतू बातें करने लग जाएगा। मुझे लगता है सब कुछ बहुत इंटेंशनल है, जस्ट माय कंस्पिरेसी थियरी। ठीक है, एक बात मेरे दिमाग में थ्रू आउट चल रही थी कि ध्रुव राठी लव्स कमेंटिंग ऑन दीज थिंग्स। क्यों दो देशों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अगर एक गाल पे थप्पड़ पड़ा है तो दूसरा आगे कर देना चाहिए। ब्रदर, यू लुक लाइक अ पर्सन हु हैज नेवर थ्रोन अ सिंगल पंच इन हिज लाइफ, हु हैज नेवर बिन इन अ फाइट। शायद बुली हुआ हो पर नेवर बिन इन अ प्रॉपर फाइट। तो स्टॉप एक्टिंग लाइक यूर एन एक्सपर्ट ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, तो भाई थोड़ा आप घर के बाहर निकलो। मुझे लग रहा है आपके टीनेज ईयर्स से लेके आज तक जो भी आपकी उम्र हो गई है वो ग्रीन स्क्रीन के आगे निकल गई है, तो आपको पता नहीं रियल वर्ल्ड वर्क कैसे करता है। Go out, touch grass, stop being a Discord mod, and I will see you brothers in the next one. Peace.